नमस्कार दोस्तों। तो कल हमने जो अपनी पॉलिटी की थर्ड लेक्चर था जो कि सिटीजनशिप के ऊपर था, वहाँ पर सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में थे उसको डिस्कस किया था। और उस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि सिटीजनशिप को जब आप पढ़ रहे होते हो तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन इनफ नहीं है। और हमने अपना आखिरी डिस्कशन उस पूरे वीडियो के अंदर, अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी और अगर नहीं देखी है तो पूरी वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो के मिल जाएगी। वहाँ पर बताया था कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 एक पेरेंट एक्ट था। आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से पार्लियामेंट को ये ताकत दी गई कि पार्लियामेंट किसी भी सिटीजनशिप से रिलेटेड किसी भी इशू के ऊपर कानून बना सकता है। यूनियन लिस्ट में इसको इंक्लूड कर दिया गया। इसका मतलब इसके ऊपर जितना भी कानून बनेगा, इसके ऊपर जितना भी लॉ बनेगा, उसकी सारी शक्ति जो है, उसकी सारी पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास होगी। और इसीलिए पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 बना दिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस थे वो जो चीज़ कवर करते थे वो सिर्फ उस दिन तक कवर करते थे, 26 जनवरी 1950 तक, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा था। उस दिन तक कौन कौन देश का नागरिक होगा, किसको किसको नागरिकता दी जाएगी, ये सारी कुछ वहाँ पर इंक्लूडेड था। लेकिन उसके बाद का जो सिचुएशन था वो वहाँ पर मेंशन नहीं था। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स देख रहे होगे सिटीजनशिप से रिलेटेड, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो आर्टिकल सिर्फ इस बारे में बात कर रहे हैं कि कौन कौन सिटीजनशिप है भारत का 1950 तक, यानी कि 26 जनवरी 1950 तक। उसके बाद का जो सिचुएशन है, उसके बाद जो लोग भारत आए या जो लोग भारत में जन्म लिए, उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में देखना पड़ेगा। तो इसीलिए इन दोनों चीज़ों को जोड़ करके पढ़ते हैं हम। और उसके आगे मैंने आपको बोला था कि हम सिर्फ सिटीजनशिप तक अपनी डिस्कशन को लिमिट नहीं रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको जब ये पूरी सीरीज शुरू करी थी तभी बता दिया था कि एम लक्ष्मीकांत के आगे बढ़ करके भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखनी है। तो वहीं पर मैंने आपको बताया था कि जो आजकल इससे इश्यूज़ हैं, जैसे सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया, काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ। उसके पहले भी कई सारे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुए हैं, वो भी समझेंगे थोड़ा सा। सिटीजनशिप से रिलेटेड इश्यूज़ मैंने ऑलरेडी आपको उधर समझाया था, इधर थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में हम उसको समझेंगे। और असम का मूवमेंट क्या था, असम का सिटीजनशिप इशू क्या था। असम में आपको पता है कि एनआरसी लागू हो रहा है, कई सारे लोगों को एक्सपल किया जा रहा है, डिलीट किया जा रहा है उनको, बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसके साथ एक है जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में इस समय पर, हाँ, वो है सेक्शन 6A। तो ये सेक्शन 6A क्या है, कैसे आया, असम मूवमेंट का इसमें क्या रोल था, इसमें जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी वो क्या थी, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आज हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। एकदम बिल्कुल इन्फॉर्मेशन ओवरलोड वीडियो ये होने वाला है। तो आपको बहुत ध्यान से इस सारे वीडियो को फॉलो करते हुए एक एक चीज़ चलनी है। तो देखिए, कल की जो अपनी डिस्कशन थी वो यहाँ पर रुकी थी कि टोटल सिटीजनशिप एक्ट 1955 में 19 सेक्शन होंगे, और उन 19 सेक्शन में सारे तो नहीं पढ़ने, हमें सिर्फ 8 सेक्शंस पढ़ने हैं। तो आज जो हमारी सबसे पहली डिस्कशन जो शुरू हो रही है वो इन्हीं इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 से हो रही है, क्योंकि इसको समझने के बाद ही आपको जो इशूज़ है सिटीजनशिप से रिलेटेड वो इशूज़ समझ में आएंगे। तो देखो, इसमें सबसे पहला जो सेक्शन है दैट इज़ सेक्शन 3। अब देखो, यहाँ पर आर्टिकल लिखा हुआ है, ऑल्दो ये दिस इज़ रॉन्ग, यहाँ पर सेक्शन होना चाहिए। एक बात और मैं आपको आज समझा देता हूँ कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो वहाँ पर हम आर्टिकल्स देख रहे होते हैं, लेकिन हम किसी भी और एक्ट को देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर किसी भी एक्ट को देखेंगे, तो वहाँ पर आप सेक्शन, जैसे आईपीसी में सेक्शन होता है, जैसे सिटीजनशिप एक्ट में सेक्शन होगा, तो जैसे ही वहाँ यहाँ पर सेक्शंस मेंशन हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 3। अब देखिए, यहाँ पर जो सेक्शन 3, 4, 5, 6 और 7, ये जो चारों सेक्शंस हैं, पांचों सेक्शंस हैं, ये आपको एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप के बारे में बताते हैं। यानी कि 1950 के बाद आप भारत में अगर आ रहे हो तो आप सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर कर सकते हो, चाहे आप जन्म ले रहे हो भारत में, चाहे आप आ रहे हो भारत में, चाहे आप रजिस्ट्रेशन के थ्रू लेना चाह रहे हो, चाहे आप जैसे भी भारत में सिटीजनशिप ले रहे हो, तो वो आप कैसे ले सकते हो, वो सब प्रावधान यहाँ पर सेक्शन 3, 4, 5, 6 और 7 में दिए हुए हैं। और इसीलिए हमने यहाँ पर हेडिंग डाली हुई है एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। अब देखिए, पहला जो प्रावधान है दैट इज सेक्शन 3, और सेक्शन 3 बेसिकली बर्थ के बारे में बात करता है। अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि बर्थ से रिलेटेड, अब देखो यहाँ पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में देखा था कि बर्थ से रिलेटेड एक आर्टिकल था उधर, तो चाहते तो हम इसको भी वहीं पर लिख देते कि भाई 1950 के बाद जिसका बर्थ भारत में हो जाता है वो भारत का सिटीजन बन जाएगा, ये सब हम वहाँ पर चाहते तो लिख देते। लेकिन हमने उसको नहीं लिखा, बहुत रिडंडेंट हो जाता, और एक तो वैसे भी बहुत बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन था अपना। तो सिटीजनशिप एक्ट को लाया ही एट द फर्स्ट प्लेस इसीलिए गया था कि आप एक एक चीज़ को बहुत स्पेसिफिकली आंसर कर सकें, इसीलिए हमने इस एक्ट को बनाया था। तो इसीलिए बर्थ वाला जो 1950 के बाद बर्थ वाला जो प्रोविजन है वो सेक्शन 3 के अंदर डाल दिया। और देखिए, ये समस्या भी है, अब इसको समझना। सेक्शन 3 ये कह रहा है कि जिसका भी बर्थ इंडियन सॉइल के ऊपर हो जाता है, इंडिया की जो टेरिटरी है
उसके ऊपर हो जाता है वो भारत का सिटीजन ऑटोमेटिकली बन जाएगा, उसको ऑटोमेटिकली भारत की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। यही सेम प्रावधान यूएस में भी है और बाद में चल करके बहुत दिक्कत की थी। तो शुरू में तो ये था, हालांकि इसको हमने बाद में अमेंड किया। 1986 का एक अमेंडमेंट हुआ था और एक 2003 का अमेंडमेंट हुआ था। ये 2 अमेंडमेंट इस पूरे सेक्शन 3 में किए गए थे। बाद में मैं आपको बात करूंगा, जब कंटेक्स्ट आएगा इसका तो मैं आपको समझा दूंगा क्या क्या अमेंडमेंट हुए थे। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझो कि यहाँ पर सेक्शन 3 में ये मेंशन किया गया कि जो भी भारत की धरती पर जन्म लेगा, वो मतलब जिसका भी बर्थ होगा भारत की धरती पर, उसको भारत की सिटीजनशिप मिल जाएगी। सेम यही हालत यूएसए में भी थी। यूएसए से ही हमने थोड़ा सा इस चीज़ को पिक भी किया था, बाय बर्थ वाले सिटीजनशिप को। अब प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, ये समझना। देखो जैसे यूएस है, यूएस में क्या होता है, कई बार मेक्सिको है बगल में, मैंने आपको कल दिखाया था, तो मेक्सिको से एक जो लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो यूएस पहुंचते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों यूएस पहुंच जाते हैं और वहां पर उन दोनों का बच्चा हो जाता है। तो उनका जो बच्चा है उसको नागरिकता मिल जाती है यूएस की। और इसी वजह से कई प्रेग्नेंट वुमेन, कई कपल्स जो हैं वो जानबूझ करके इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जाते हैं यूएस में, ताकि उनका बच्चा किसी भी तरीके से, उनकी भरसक कोशिश यही होती है किसी भी तरीके से हमारा बच्चा यूएस में, यूएस सॉइल के ऊपर पैदा हो जाए। और जैसे ही वो यूएस सॉइल के ऊपर पैदा होता है वो वहाँ का सिटीजन बन जाता है। और अगर बच्चा सिटीजन बन गया है तो जाहिर सी बात है उस बच्चे को संभालेगा कौन? उसके पेरेंट्स को आपको कहीं ना कहीं वो या तो रेफ्यूजी स्टेटस देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ स्टेटस तो देना ही पड़ेगा। और इसी तरीके से वो अंडर द सेफगार्ड ऑफ यूएस गवर्नमेंट आ जाते हैं। ठीक वैसा ही हिसाब किताब कुछ भारत में भी है। भारत में भी जब ये सेक्शन 3 था, एज इट इज़ जो अभी हम देख रहे हैं, तो जब ये था तो बहुत सारा जो इमिग्रेशन हुआ, इलीगल इमिग्रेशन हुआ भारत में, उनके बच्चे जब हुए तो उनको सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली भारत में मिल गई। और इसकी वजह से बहुत सारे स्टेट्स में आज की डेट में काफ़ी इश्यूज़ हैं। असम उनमें से एक है, वेस्ट बंगाल उनमें से दूसरा है, त्रिपुरा में काफ़ी इश्यूज़ हुए। मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिला करके और वेस्ट बंगाल मिला लो तो आप बहुत सारे स्टेट्स में आपको ये इशू देखने को मिल जाएगा। अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रही। तो आर्टिकल बाय बर्थ वाला अब तो अमेंड हो चुका है, लेकिन ये एक समस्या रही कि बाहर से, बांग्लादेश से, म्यांमार से लोग आते थे जो इलीगल इमिग्रेशन करके, जब उनके बच्चे होते थे तो उनको नागरिकता ऑटोमेटिकली यहाँ पर मिल जाती थी। वहीं सेक्शन 4 जो है वो एक्चुअल में सिटीजनशिप बाय डिसेंट की बात करता है, यानी कि बाय ब्लड की बात करता है। इसको कुछ ऐसा समझ लो कि बाय डिसेंट मतलब जैसे 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पर, 2 प्रिंसिपल हैं, इसको आप समझ लीजिए। ये दोनों प्रिंसिपल जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है इससे बहुत रिलेटेड हैं। एक प्रिंसिपल कहते हैं जस सोलाई और दूसरा प्रिंसिपल होता है जस सैंग्विनिस। अब ये दोनों प्रिंसिपल हैं, आप देख लेना, अगर स्पेलिंग गलत है तो आप इसको प्लीज़ सही कर लीजिएगा, जस सैंग्विनिस की, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो जस सोलाई और जस सैंग्विनिस ये 2 प्रिंसिपल्स हैं जो चलते हैं। जस सोलाई मतलब बाय ऑन दी लैंड, बाय दी लैंड। इसका मतलब ये होता है कि कोई किसी का जन्म बाय बर्थ, अगर किसी का जन्म इंडियन सॉइल के ऊपर हो जाए, इसको बाय सॉइल कहते हैं, तो इंडियन सॉइल के ऊपर हो जाए, इंडियन लैंड के ऊपर हो जाए तो ऑटोमेटिकली उसको सिटीजनशिप मिल जाती है। और जस्ट सैंग्विनिस का मतलब होता है कि अगर आपका डिसेंट, आप बाय ब्लड एनी वे रिलेटेड हो भारत से, या तो आपके ईदर ऑफ द पेरेंट भारत के हैं या कोई फोर फादर्स आपके भारत के, आप बाय ब्लड अगर आप रिलेटेड हो भारत से तो आपको नागरिकता दी जाए। जैसे जस्ट सैंग्विनिस का अगर आप प्रिंसिपल देखो, मान लो कि मैं जो है, मान लो मैं एक महिला से शादी करता हूँ, मान लो मैं बाहर जाता हूँ पढ़ने और वहाँ पर किसी मुस्लिम महिला से मैं मिल लेता हूँ, वो किसी मुस्लिम महिला से मेरी शादी हो जाती है और उसके बाद शादी होने के बाद जो हमारा बच्चा होगा वो बाय ब्लड मेरे से रिलेटेड है, क्योंकि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, बाय ब्लड वो मेरे से रिलेटेड है, तो उस बच्चे को भी सेक्शन 4 के अंदर सिटीजनशिप दी जा सकती है, या मेरी वाइफ को भी सिटीजनशिप दी जा सकती है अगर वो मेरे से रिलेटेड हो गई है, अगर वो उसकी शादी मेरे से हो गई है तो दिया जा सकता है। तो इसमें आप दोनों चीज़ इंक्लूड कर सकते हो। इसको ध्यान में रखिएगा कि सेक्शन 4 डिसेंट के अंदर बाय ब्लड रिलेशन होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है कि 1 साल के अंदर आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। सपोज आप यूएस गए और यूएस में किसी महिला के साथ आपने शादी कर ली और वहां पर जो आपका बच्चा हुआ, अब बाय ब्लड आप चाहते हो कि वो भारत का सिटीजन बने, तो फिर आपको उसको भारत लेकर के आना पड़ेगा और 1 साल के भीतर, उसके जन्म के 1 साल के भीतर उसका रजिस्ट्रेशन भारत में कराना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से ये प्रमाण पत्र देना होता है कि ये मेरा बेटा है, एक्सेप्ट करना होता है। फॉर्मल एक्सेप्टेंस करने के बाद आपको बाय डिसेंट आपके बच्चे को वो सिटीजनशिप भारत की मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो ये प्रिंसिपल है बाय डिसेंट वाला जस्ट सैंग्विनिस से रिलेटेड है, और जो ये प्रिंसिपल है बाय बर्थ वाला ये जस्ट सोलाई से रिलेटेड है।
यूएसए में सिर्फ जस्ट सोलाई फॉलो करते हैं वो लोग, यानी कि अगर कोई यूएस सॉइल के ऊपर, अब तो इसको भी अमेंड कर दिया गया, यूएस के अंदर भी अमेंड कर दिया गया कि अगर कोई बाय बर्थ यूएस सॉइल के ऊपर बर्थ कर ले लेता है, कोई पैदा हो जाता है यूएस सॉइल के ऊपर, तो उसको सिटीजनशिप मिल जाती है। डिसेंट का मामला थोड़ा अलग होता है, आपका कोई भी एक पेरेंट रिलेटेड होना चाहिए। और इसमें खास बात ये भी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम कौन से पेरेंट को रिलेट करते हैं, तो जैसे मदर, ये मेल और फीमेल हैं, मदर और फादर, तो हम सिर्फ यहाँ पर मेल यानी कि फादर की डिसेंट को देखते हैं या फादर की लाइन ऑफ डिसेंट को देखते हैं। मतलब कि आप मदर के लाइन ऑफ डिसेंट को यहाँ पर नहीं देखोगे। जैसे मान लीजिए सपोज सानिया मिर्ज़ा हैं और शोएब मलिक हैं, सानिया मिर्ज़ा ने शोएब मलिक से शादी करी, तो उनका जो बच्चा होगा वो बाय डिसेंट जो है वो भारत की नागरिकता नहीं ले सकता है। बाकी प्रावधान है उसके पास, नेचुरलाइजेशन से ले ले या बाय रजिस्ट्रेशन ले ले, लेकिन वो बाय डिसेंट जो है वो नागरिकता नहीं ले सकता है। मदर का यहाँ पर नागरिकता नहीं ली जा सकती है। हालांकि ये बहुत ही गलत प्रोविज़न था, बाद में इसको अमेंड भी किया, बताऊंगा मैं। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो कि अभी सिर्फ और सिर्फ हम मेल का यहाँ पर डिसेंट ले रहे हैं, फीमेल को यहाँ पर इग्नोर कर दिया जाता है, फीमेल का डिसेंट नहीं होता है। उसके बाद आता है सेक्शन 4 के बाद सेक्शन 5, दैट इज़ रजिस्ट्रेशन। अब ये जो रजिस्ट्रेशन वाला है सिंपल सा है। अब देखिए बहुत लोग ऐसे थे भारत देश में जो हमारे देश में आए और ब्रिटिशर्स के साथ आए और उनको काफ़ी लंबे समय तक वो भारत में रह गए। अब काफ़ी लंबे समय तक भारत में रहने के बाद उनका कोई रिलेशन नहीं है भारत से, ना उनके फादर हैं, ना उनके मदर हैं, ना उनके 4 फादर्स हैं, कोई किसी का रिलेशन नहीं है। कई सारी पीढ़ियाँ जो हैं उनकी बाहर रही हुई हैं और वो भारत में रहे, वो उन्होंने बिज़नेस किया, उन्होंने डिफरेंट चीज़ की। तो अब वो भारतीय कल्चर को बहुत अच्छे से समझने लगे हैं और वो भारत ही में रहना भी चाहते हैं, वो भारत के अंदर ही रहना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक प्रावधान रखा गया है कि 1950 के बाद जो भी ऐसे लोग होंगे, अगर वो भारत की नागरिकता चाहते हैं, भारत बहुत पसंद है किसी को, वो भारत में चाहता है, वो भारतीय बनना चाहता है, तो वो बाय रजिस्ट्रेशन जो है वो भारत का नागरिक बन सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक कंडीशन लगा दिया है कि अगर आप भारत की नागरिकता चाहते हो तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप भारत की नागरिकता चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि बहुत लोग होते हैं ना कि जो इंडियन ओरिजिन के होते हैं, जैसे उनके कोई 4 फादर्स जो हैं कभी वो इंडियन ओरिजिन इंडिया में रहे हैं, जैसे ऋषि सुनक हैं तो उनके फादर के फादर के फादर कोई जो है ग्रेट ग्रैंडफादर में से कोई भारतीय था, उसके बाद लंबे समय से उनकी 3-4 पीढ़ी जो है वो बाहर ही रह रही है। अब वो चाहते हैं, ऋषि सुनक चाहते हैं कि भाई मुझे मिल जाए भारत की नागरिकता, तो मिल सकती है। इनको PIOs कहते हैं, यानी कि पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं, तो उनको भारत की नागरिकता मिल सकती है। बस एक कंडीशन है कि आपको यहाँ पर 7 ईयर्स का टाइम आपको भारत में गुजारना पड़ेगा। आप 7 साल भारत में रह करके दिखाइए कि आप भारत के लायक हैं कि नहीं, उस टाइप से कुछ है। तो 7 साल अगर आप भारत में रहते हो, मान लो इसके बीच में कोई केस हो जाता है, आप जेल चले जाते हो, कुछ ऐसा हो जाता है, तो फिर तो नहीं हो पाएगा। लेकिन 7 साल मतलब एक तरीके से आपका व्यवहार देखा जाएगा, आप किस तरीके से भारत के लिए मदद कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखी जाती है। खासतौर से इसमें स्पाउस भी इंक्लूडेड होती है इस रजिस्ट्रेशन में। मान लीजिए कि कोई इंडियन मेल है और उसकी किसी लड़की से शादी हो जाती है। जैसे मेरा अपना एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लो मेरी किसी पाकिस्तानी महिला से शादी हो जाती है, तो वो पाकिस्तानी महिला, क्योंकि मैं भारतीय हूँ तो उसको भी मैं अब अपना नागरिकता भारत की दिलवा सकता हूँ। बस कंडीशन अगेन वही है कि 7 साल वाला कंडीशन लगेगा, 7 साल रह करके भारत में दिखाना पड़ेगा, ये वाला कंडीशन सबके ऊपर लगता है। तो ये रजिस्ट्रेशन का सिंपल सा इसका फॉर्मेट होता है। लेकिन सेक्शन 6 ये सबसे ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है अभी, और इसको लेकर के थोड़े इश्यूज़ भी हैं, जो कि है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। अब ये सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन एग्जैक्टली है क्या, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें 2 हिस्से आप कर सकते हो। एक तो उन लोगों के लिए नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप जो खास हैं, और उन लोग के लिए जो आम हैं। मतलब 2 भाग मैंने इसलिए कर दिए ताकि ये समझने में थोड़ा सा आसानी रहे। तो जो खास हैं उनको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए बहुत बड़े बड़े जो राइटर्स हैं, कोई बहुत अच्छा, किसी ने साइंस के फील्ड में काम किया, किसी ने बहुत अच्छा आर्ट के फील्ड में कोई काम किया। जैसे एक बहुत बड़ी लेखक हैं तस्लीमा नसीम, बांग्लादेशी लेखक हैं। तो उनका क्या है कि उनको कुछ मुस्लिम्स के ऊपर उन्होंने आर्टिकल लिखा था तस्लीमा नसीम ने, और वहाँ पर काफ़ी परसिक्यूशन हुआ। वो भारत आई और भारत में लंबे समय से भारत ने उनको शरण दी, लंबे समय से भारत में रही, और बाय नेचुरलाइजेशन अगर वो अप्लाई कर दें कि अब मुझे भारत का नागरिक बनना है, तो बाय नेचुरलाइजेशन उनको भारत का नागरिक बनाया जा सकता है। इसमें कई सारे फील्ड्स आते हैं। तो ये फील्ड्स जैसे आप आर्ट हो गया,
जैसे इसमें फ़िलॉसफी हो गया, कुछ फ़िलॉसफी में आपने किया है, जैसे इसमें लिटरेचर हो गया, जैसे इसमें आप मान लीजिए साइंस हो गया। अब जैसे इलॉन मस्क है, तो इलॉन मस्क आज आके करके कह दे कि भाई मुझे भारत की नागरिकता चाहिए, तो कूद करके नागरिकता दी जाएगी भारत की। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने साइंस में इतना कुछ उखाड़ा है, वो भारत की नागरिकता चाहता है, तो भारत के लिए बहुत बड़ा एसेट साबित हो सकता है, तो उसको तुरंत भारत की नागरिकता हमें देनी चाहिए। तो उसको कैसे दी जाएगी? तो वो सेक्शन 6 बाय नेचुरलाइजेशन से उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। और दूसरी एक कैटेगरी है वो आम आदमी लोग की, हमारे टाइप के लोग की कैटेगरी है कि मान लीजिए आम आदमी की जो कैटेगरी है उनका क्या है, उनको तुरंत नहीं मिलती है नागरिकता। तो अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने लंबे समय भारत में काम किया, जैसे बहुत सारे इजरायलीज का कहानी आपने सुना होगा, बहुत सारे इजरायलीज जो हैं वो लंबे समय से भारत में ब्रिटिशर्स के टाइम पर ही आ गए थे। दे न्यू अ लॉट अबाउट द ऑयल एंड एनर्जी सेक्टर, तो वो ऑयल और एनर्जी सेक्टर का इन सब में काम कर रहे थे भारत में, और बहुत लंबे समय से कंपनी से मान लीजिए 10 साल 11 साल 12 साल से कंपनी में काम कर रहे हैं। आंटी मैंने बोला था आप सुबह आया करिए। अच्छा, तो अब मान लीजिए ऐसे लोग बहुत लंबे समय से किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, और किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, इन्होंने जो है लंबे समय भारत में बिताया, कल्चर भी भारत के समझ चुके हैं और भारत में ही अब रहना चाहते हैं। तो इन लोग के लिए प्रावधान ये है कि भाई आप भारत में रह सकते हो, लेकिन आपको 11+1 ईयर का प्रावधान इनके लिए होता है कि पहले तो आप 1 साल लगातार आपको भारत में रहना पड़ेगा, और उसके बाद 14 में से 11 साल आप भारत में रह सकते हो। अगर रहते हो तो फिर उस कंडीशन में आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। और ऐसे बहुत सारे, आपको पता होगा, बहुत सारे इजरायली लोग जो है मतलब वो भारत में, बहुत सारे तो नहीं कहूँगा, मतलब एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है इजरायली लोगों का जो भारत में रहा है, लंबे समय से रहा है। अब भले ही वो माइग्रेट कर गए हों, लेकिन आज़ादी के बाद 1950 के बाद बहुत लंबे समय से कुछ लोग रहे हैं। जैसे सिंधी कम्युनिटी जो है, वो पारसी कम्युनिटी जो है, वो भी इसी तरीके से रही है भारत में, क्योंकि वो बिजनेस करने आए और फिर वो रह ही गए भारत में, उनको भारत का कल्चर बहुत अच्छा लगा। इवन टुडे उनकी फैमिली आज भी भारत में है। कुछ लोग जो है अब तो वो माइग्रेट वगैरह कर गए हैं, दूसरे दूसरे देशों में जा चुके हैं, लेकिन वो कम्युनिटी भी आज रहती है। उसके बाद लास्ट में आता है सेक्शन 7, जो कि बात करता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज की। जैसे मान लीजिए कि गोवा है, अब गोवा जो है, गोवा हमें मिला 1961 में। गोवा में क्या हुआ, गोवा का केस ही दूसरा है। पोर्टुगीज़ जो है वो विदाउट हमें सौंपे हुए भाग गए। अब 1961 में फॉर्मली गोवा भारत का हिस्सा बन पाया। जैसे सिक्किम का केस ऐसा ही था। सिक्किम में क्या हुआ कि सिक्किम में भी कुछ इसी प्रकार हुआ। सिक्किम पहले भारत का राज्य नहीं था, बाद में 1976 में सिक्किम पूरी तरीके से, पहले तो एक एसोसिएट स्टेट बना और उसके बाद एक पूरा स्टेट बना 1976 में। पिछले वीडियो में हमने इसकी बात करी थी। तो सिक्किम 1976 में भारत का पूरा अभिन्न अंग बंगाल अब जब हिस्सा बना, तो अब सिक्किम के लोग को, गोवा के लोगों को भी तो नागरिकता देनी पड़ेगी। तो उनको कैसे देंगे नागरिकता? तो उसके लिए सेक्शन 7 इंक्लूड किया, दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज, कि जो भी टेरिटरी भारत में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं हम, उनके लोगों को जो हम नागरिकता देंगे वो सेक्शन 7 की मदद से देंगे। गोवा सिक्किम के केस में जैसा हुआ है, और भी पुडुचेरी के केस में हुआ है, दादरा नगर हवेली के केस में हुआ, और भी जिसके केस में हुआ, उन सबका नाम यहाँ पर मेंशन है। और सेक्शन 7 में जो भी टेरिटरीज इनकॉर्पोरेट की, जैसे अभी मान लो इनकॉर्पोरेट और टेरिटरीज, हम पाकिस्तान की कोई टेरिटरी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं भारत में, तो उनके लोगों को जो नागरिकता मिलेगी वो इसी सेक्शन 7 की मदद से मिलेगी। इसमें अमेंडमेंट करेंगे और इसमें ऐड करेंगे उस टेरिटरी को जो हमने इनकॉर्पोरेट की है। तो इस तरीके से ये सारे सिटीजनशिप के वो आर्टिकल्स थे जो बात करते थे कि कैसे सिटीजनशिप को अक्वायर किया जा सकता है भारत में, यानी कि एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप के बारे में। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यहाँ पर कि आपकी सिटीजनशिप जा कैसे सकती है। जाने के लिए 3 आर्टिकल हैं, सेक्शन 8, 9 और 10, और ये तीनों समझ लोगे तो आप सिटीजनशिप के सारे प्रोविजन समझ लोगे। देखो सबसे पहले तो आता है इसमें सेक्शन 8 जिसको कहते हैं। अब देखो सेक्शन 8 में बहुत सिंपल सा है कि ये बात करता है टर्मिनेशन बाय रिनंसिएशन की, यानी कि इसका मतलब साफ है कि मान लो आप जो है, आपका मन बहुत ख़राब हो गया भारत से और आप भारत में रहना ही नहीं चाहते हैं। तो जब आप भारत में रहना ही नहीं चाहते हैं तो आप खुद से ही अपनी सिटीजनशिप को रिनंशिएट कर सकते हैं, यानी कि खुद से ही आप मना कर दें, आप खुद से ही बता देते हैं, लिखित तौर पर आप दे देते हैं सरकार को कि मैं भारत का सिटीजन नहीं रहना चाहता हूँ, फलाने फलाने कंट्री में मुझे सिटीजनशिप मिल रही है, या आप फलाने फलाने कंट्री में जाकर के सिटीजनशिप ले सकते हैं। वो होता है सिटीजनशिप बाय रिनंसिएशन, जो कि सेक्शन 8 ऑफ दी सिटीजनशिप एक्ट 1955 में मेंशन है। दूसरा जो आर्टिकल है, दूसरा जो सेक्शन है, सॉरी, वो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 9।
और सेक्शन 9 बेसिकली ड्यूअल सिटीजनशिप की बात करता है कि अगर किसी को पाया गया, किसी व्यक्ति को ड्यूअल सिटीजनशिप के माध्यम से, तो उसकी भी सिटीजनशिप, उसकी भी नागरिकता जा सकती है। राहुल गांधी जी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा था वो एक्चुअल में इसी से रिलेटेड लगा हुआ था। जो आपको पता होगा, सुब्रमण्यम स्वामी जी जो बहुत बड़े नेता रहे बीजेपी के, उसके बाद कांग्रेस के रहे पहले, फिर बीजेपी में आ गए, उनका ऐसा चलता रहता है। तो उन्होंने एक बार एक स्टेटमेंट दिया था, कोर्ट में भी केस भी हुआ था इस चीज़ के ऊपर, हालांकि कुछ मिला नहीं उस केस में। उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया था कि राहुल गांधी जो हैं वो भारतीय सिटीजनशिप के साथ उन्होंने यूके की भी सिटीजनशिप अक्वायर कर रखी है और छुपाया हुआ, दूसरे नाम से उन्होंने अक्वायर कर रखा और उसको छुपाया हुआ है। तमाम डॉक्यूमेंट उन्होंने पेश किए थे, लेकिन हालांकि कोर्ट को सब सही नहीं मिला और उसमें जांच भी हुई थी, लेकिन कुछ जांच में निकला नहीं, तो राहुल गांधी जी का वो प्रूव नहीं हो पाया। लेकिन बेसिकली जो इल्ज़ाम लगा था वो ड्यूअल सिटीजनशिप का लगा था। अब कोई व्यक्ति है, अगर वो भारत की नागरिकता के साथ किसी और देश की भी नागरिकता, किसी और देश का भी सिटीजन हो जाता है, तो उस केस में अगर ये फैक्ट इंडियन गवर्नमेंट को पता लग जाता है, उस बेस पर इंडियन गवर्नमेंट सेक्शन 9 के माध्यम से ड्यूअल सिटीजनशिप का कंडीशन लगा करके उस पर्सन की नागरिकता को टर्मिनेट कर सकती है। और सबसे खतरनाक इन तीनों आर्टिकल में है जो कि है सेक्शन 10। सेक्शन 10 इसमें माना जाता है सबसे खतरनाक है, बिकॉज इसमें A, B, C, D और E ऐसे 5 क्लॉज दिए हुए हैं, और ये क्लॉज बेसिकली वो कंडीशंस हैं जिनके बेसिस पर आपकी सिटीजनशिप जा सकती है। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि जो सिटीजनशिप है, जिसको सिटीजनशिप बाय बर्थ मिली है इंडिया में, जिसको सिटीजनशिप मिली है बाय बर्थ, उसकी सिटीजनशिप कोई माइका लाल नहीं छीन सकता, कोई भी आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट नहीं कर सकता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये पावर ना पार्लियामेंट के पास है ना किसी के पास है। अगर आप बाय बर्थ सिटीजन हो भारत के, तो वो सिटीजनशिप आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो A, B, C, D, E क्लॉज है, ये बेसिकली क्या क्लॉज हैं, ये कुछ कंडीशंस हैं। जैसे कंडीशंस कैसे हैं इसमें, कंडीशंस ऐसे हैं कि मान लीजिए आप भारत में माइग्रेट करके आए और 2 साल से जेल में पड़े हुए हैं, तो फिर आपको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। या अगर आप सिटीजन हैं और आपको पाया जाता है कि आप इंडिया के खिलाफ काम कर रहे हैं, इंडिया की सोवरेनिटी, नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ काम कर रहे हैं, माइग्रेटेड व्यक्ति हो आप, तो आपकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। इस तरीके से कई सारे उसमें कंडीशंस दिए हुए हैं सेक्शन 10 में, जो कि आप जाके देख लीजिएगा, विथ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। तो A, B, C, D, E में वो सारे कंडीशंस मेंशन है जब आपकी सिटीजनशिप रिवोक की जा सकती है, यानी कि रिवोकेशन यानी कि टर्मिनेशन हो सकता है आपकी सिटीजनशिप का। और कौन करेगा इस पर डिसीजन जो है वो इंडियन गवर्नमेंट लेती है। IG मतलब इंदिरा गांधी मत समझिएगा, IG का मतलब इंडियन गवर्नमेंट से है कि इंडियन गवर्नमेंट इस पर डिसीजन लेती है कि कौन सिटीजन होगा, कौन सिटीजन नहीं होगा। तो ये तो बात हो गई उन सारे प्रोविजंस की जो हमें देखने हैं एक साथ में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और सिटीजनशिप एक्ट 1955 के भी प्रोविजंस। अब इसमें से 2 चीज़ें आप याद रखना जिसके ऊपर आपको डिस्कशन थोड़ा सा और करना पड़ेगा, दैट इज सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। ये सिटीजनशिप बाय जो नेचुरलाइजेशन है, इसको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बिकॉज इसको हम आगे लेकर के चलेंगे और पूरा आसाम इशू समझेंगे, पूरा जो अमेंडमेंट्स हुए वो समझेंगे। थोड़ा हमें उस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि कैसे कैसे सिटीजनशिप से रिलेटेड इशूज़ हुए, कैसे कैसे माइग्रेशन हुआ, इलीगल इमिग्रेंट्स कैसे भारत में आए, कौन कहाँ से कितना आया, वो सब थोड़ा सा देखेंगे। तो अब इसको अपना डिस्कशन शुरू करते हैं माइग्रेशन के बारे में। देखो, भारत में जो दिक्कत हुई वो कैसे हुई, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। भारत में माइग्रेशन 1947 के बाद ही शुरू हुआ, क्योंकि भारत का जो आपको पता है कि जो भारत में पार्टीशन हुआ वो किस ग्राउंड पर हुआ। पार्टीशन भारत में हुआ रिलीजियस ग्राउंड्स के बेसिस पर, और उसी रिलीजियस ग्राउंड्स के बेसिस पर माइग्रेशन भी शुरू हुआ। हिंदूज जो कि पाकिस्तान में रहते थे बड़ी मात्रा में वो भारत में आए, भारत में जो मुस्लिम्स रहते थे वो बड़ी मात्रा में पाकिस्तान में गए, उतने तो नहीं गए लेकिन बड़ी मात्रा में कहा जाता है कि वो गए। सिख जो रहते थे अफ़गानिस्तान के एरिया में, कुछ पाकिस्तान के एरिया में, वो भारत आए, कई लंबे समय तक वो भारत आते रहे। उन सबको हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में सबका इंतज़ाम कर दिया था। 1950 तक जो लोग भारत आना जाना, जिसने भी जो भी किया है, सबको कॉन्स्टिट्यूशन ने वहाँ पर केटर कर दिया था। लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअल में उसके बाद शुरू हुई, वो समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ डेटा से इस पूरी डिस्कशन को स्टार्ट करना चाहता हूँ। एक डेटा देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं, और आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सबसे फेमस डिबेट है, माइग्रेशन का ही डेटा है ये, हम माइग्रेशन की ही बात कर रहे हैं। तो सेंसस हुआ था भारत में 1941 में, और 1941 में जब सेंसस हुआ तो जो हिंदूस, आज का जो पाकिस्तान आप देख रहे हो, मैं इस वाले पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, यानी कि वेस्ट पाकिस्तान की जो आप आज एग्जिस्ट करता है, पता नहीं कितना दिन और एग्जिस्ट करेगा। तो उस 1941 में हिंदूस की जो पॉपुलेशन थी, यहाँ पर H लिख देता हूँ ताकि क्लियर रहे, हिंदूस की जो पॉपुलेशन हुआ करती थी वो लगभग, बताया जाता है कि वो लगभग 41% हिंदूस हुआ करते थे।
और जब ये सेंसस 1951 में करवाया गया तो ये जो हिंदूज थे पाकिस्तान वाले एरिया में, ये कितने बचे? ये लगभग माना जा रहा है कि ये लगभग 1% हिंदूज जो है वो यहाँ पर बचे थे। अब कहा जाता है कि कहाँ गए वो सारे हिंदूज, तो बताया जाता है कुछ लोग जो बहुत ज्ञानी टाइप के लोग हैं वो कह देते हैं कि मार दिया गया उन सारे हिंदूज को। ये जो हिंदूज थे 41% से 1%, मतलब 40% हिंदू, कई लाख कई करोड़ लोग हो गए ये, उनको मार दिया गया। और ये एक सबसे फेमस डिबेट है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की। इसी तर्क से अगर आप देखो तो मैं एक और डेटा आपको यहाँ पर मारना चाहता हूँ। एक डेटा ये है, वो डेटा हम बात करें, जस्ट बगल में पंजाब आपको दिखाई दे रहा है, वो डेटा पंजाब के बारे में है। अब इसी तरीके से पंजाब का अगर आप देखें तो पंजाब में 1941 वही सेम सेंसस जो पंजाब में हुआ था, उस सेंसस के हिसाब से जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी पंजाब के अंदर वो लगभग 33% थी। और 1951 में जब सेंसस हुआ तो वो जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो 0.3% बची, वो 0.3% बची। मतलब कि जो इतने परसेंट हिंदू, जो इतने परसेंट मुस्लिम्स थे, अब इनका क्या हुआ? अगर इसी तर्क से इस तर्क को आप देखो तो इसका मतलब तो साफ है कि जैसे हिंदूज को मार दिया गया वैसे मुस्लिम्स को भी मारा गया। हालांकि भारत में तो कोई वायलेंस हुआ नहीं था, ये तो आपको पता ही है, भारत ने कभी वायलेंस किया ही नहीं। तो ये तर्क हुआ था वायलेंस पार्टीशन के टाइम पर, बहुत लोग को मारा गया था, लेकिन ये तर्क सही नहीं है कि सबको मार दिया गया। 1941 से 51 इस 10 साल में खूब ज़्यादा माइग्रेशन हुआ, खूब भर के माइग्रेशन हुआ। और माइग्रेशन के कारण बहुत सारे हिंदूज जो हैं वो चले गए इंडिया में और बहुत सारे मुस्लिम्स जो हैं वो चले गए पाकिस्तान में। इसीलिए ये आप इतना बड़ा गिरावट यहाँ पर परसेंटेज का देखते हो। हालांकि माइग्रेशन में तो हुआ ही है, लेकिन उसके साथ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वायलेंस भी हुआ है, उसकी अपनी अलग कहानी है, उस पर हम अभी नहीं जाते हैं। तो पाकिस्तान से जितना भी, इस वेस्ट वाले पाकिस्तान से जितना माइग्रेशन हुआ है वो 50-51 तक हो चुका है। और मतलब बड़े अमाउंट में जितना माइग्रेशन होना था वो 50-51 तक हो गया। और उसने बहुत कोई इशू भी नहीं किया, इशू तो हुआ लेकिन उन सबको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत आराम से केटर कर लिया। लेकिन बांग्लादेश, जो कि उस समय पर ईस्ट पाकिस्तान था, मैं यहाँ पर बांग्लादेश इसलिए बार बार कहूँगा ताकि आपको वो समझने में आसानी हो, लेकिन उस टाइम पर, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो ईस्ट पाकिस्तान था। यहाँ पर आपको माइग्रेशन बहुत कम देखने को मिलेगा। अगर यहाँ का सेम डेटा बताया जाए तो 1941 में लगभग यहाँ 22% हिंदूज थे, और अगर 51 का डेटा देखोगे तो लगभग यहाँ पर 18% हिंदूज थे, जिसमें 4% का ही सिर्फ चेंज है, मतलब सिर्फ 4% हिंदूज की पॉपुलेशन घटी थी। तो ये 4% में बहुत कुछ हो सकता है कुछ भारत आए भी हों, ज़रूरी नहीं कि सबका माइग्रेशन हो, कुछ कन्वर्ट हुए होंगे, कुछ भारत आए हुए होंगे, बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी। तो 4% बहुत छोटा नंबर है। 22% से लेकर 18%, यहाँ पर आपको इस डेटा में कोई बहुत बड़ा चेंज क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि बांग्लादेश में उतना परसिक्यूशन नहीं था। कारण था उसका, देखो हिंदू मुस्लिम वाला बात तो थी, लेकिन दिक्कत ये थी वहाँ पर, अच्छी बात ये थी कि वो बंगाली स्पीकिंग लोग थे। लैंग्वेज सेम होने की वजह से वहाँ पर जो है एकता लोगों में काफ़ी थी। इस वजह से उतना परसिक्यूशन जितना पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान में हुआ, इतना यहाँ पर नहीं हुआ। और क्योंकि यहाँ के जो मुस्लिम्स थे, दोनों टाइप के मुस्लिम्स को, मतलब जो बंगाली मुस्लिम्स थे उनको पाकिस्तान खुद ही रिस्पेक्ट नहीं करता था, तो यहाँ पर प्रताड़ित लोग ही बेसिकली एक तरीके से ईस्ट पाकिस्तान में रह रहे थे। इसीलिए आपस में एक दूसरे को ये लोग नहीं टारगेट कर रहे थे। उस समय इनकी लड़ाई खुद ही पाकिस्तान से चल रही थी, वेस्ट पाकिस्तान से, तो इसीलिए यहाँ से खूब माइग्रेशन नहीं होता है। लेकिन अगर आप इस पीरियड के बाद देखोगे, 51 के बाद, तो सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन कहा जाता है वो एक्चुअल में बांग्लादेश से ही हमें देखने को मिला है। और यही माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू बन करके आपके सामने आएगा आने वाले कुछ सालों में। तो समझते हैं इसको हुआ क्या एक्चुअल में। देखो, सबसे पहले माइग्रेशन को थोड़ा सा अगर हम समझें तो माइग्रेशन कौन कौन से देश से कितना कितना हुआ उसका एक बार एक डेटा देख लेते हैं, उसके बाद आपको सारी चीज़ें बहुत आराम से क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला माइग्रेशन तो देखो यहाँ पर अफगानिस्तान दिखाई दे रहा है आपको। अफगानिस्तान से हुआ, सिख जो है, अफगानिस्तान के सिख और कुछ बुद्धिस्ट लोग जो हैं अफगानिस्तान से वो माइग्रेट करके भारत आए, लेकिन इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो इनकी पॉपुलेशन आप लगा लो कि करीब 15 से 20 हज़ार की पॉपुलेशन इनकी थी। उसके बाद दूसरा पाकिस्तान का मैं ऑलरेडी आपको कवर कर ही चुका हूँ, और पाकिस्तान में भी माइग्रेशन हुआ लेकिन जो माइग्रेशन था 50 तक हो गया था। उसके बाद अगर हम माइग्रेशन देखेंगे 50 के बाद, तो पाकिस्तान से बहुत कम माइग्रेशन हुआ। सिर्फ दलित हिंदूज जो थे, जब वहाँ पर उनको प्रताड़ित करना शुरू किया गया दलित हिंदूज को, तो उन्होंने माइग्रेट किया। और इनका भी जो अगर आप जनसंख्या ले लो तो 10,000 से ज़्यादा नहीं है।
तीसरे नंबर पे जो खूब माइग्रेशन हुआ वो यहाँ पर देखो, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ तिब्बत चाइना के अंदर दिखा दिया गया, हालांकि चाइना की टेरिटरी नहीं है, हमारा जो स्टैंड है हम तिब्बत को ऑटोनॉमस मानते हैं। तो तिब्बत जो है, तिब्बत में जब 14th दलाई लामा थे, 14th दलाई लामा को प्रताड़ित किया गया चाइना की सरकार द्वारा और पूरे तिब्बत को कब्जा करने की पूरी कोशिश जो है वो चल रही थी। तो दलाई लामा अपने अनुयायियों को लेकर के 1959 में जो है वो भारत आ जाते हैं। 80,000 लगभग जो बुद्धिस्ट थे वो भारत चले आते हैं और इन लोगों को मैक्लॉयडगंज नाम की जगह आपने सुनी होगी, वहाँ पर शरण दिया था। फिर कर्नाटका की सरकार ने भी इनको काफ़ी सपोर्ट किया, तो ये भारत में आ गए 80,000 लोग। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। चौथा जो खूब माइग्रेशन, बड़ा माइग्रेशन हुआ है, जो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हुआ है वो म्यांमार से हुआ। उस समय बर्मा कहा जाता था और म्यांमार में एक सिटीजनशिप एक्ट लाया गया जिसको बर्मा सिटीजनशिप एक्ट कहते हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ पर रोहिंग्या मुस्लिम्स थे, रोहिंग्या हिंदूज भी होते हैं लेकिन रोहिंग्या मुस्लिम्स थे और रोहिंग्या हिंदूज थे, दोनों की जो नागरिकता थी, जो सिटीजनशिप थी, वो छीन ली गई म्यांमार में, बर्मा में, जिसकी वजह से बर्मा सिटीजनशिप एक्ट की वजह से खूब ज़्यादा रोहिंग्या मुस्लिम्स जो हैं और रोहिंग्या हिंदूज जो हैं वो भारत की तरफ मूव हुए, भारत में घुसे, इन्फिल्ट्रेट किया, इलीगल इमिग्रेशन हुआ और इवन वो बांग्लादेश में भी घुसे, बांग्लादेश से फिर भारत में आए। तो यहाँ पर जो चौथा नंबर से आप देखो, जो माइग्रेशन है, जो इमिग्रेशन क्राइसिस है, वो 50 के बाद जो दिक्कत हुई है एक्चुअल में म्यांमार से शुरू हुई है। आगे फिर इसमें 5वें नंबर पर देखें तो श्रीलंका है। श्रीलंका में भी एक सिटीजनशिप से रिलेटेड इशू हुआ था। तो मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज में समझाया भी था कि एक्चुअल में श्रीलंका में 2 ग्रुप्स थे, एक सिन्हाला स्पीकिंग लोग थे, एक तमिल स्पीकिंग लोग थे। आपस में इनमें क्लैश, और आपस में जब क्लैश हुआ तो सिन्हाला लोग जो कि मेजॉरिटी में थे उन्होंने तमिल्स को दबाना शुरू किया और वहाँ पर भी एक सिलोन सिटीजनशिप एक्ट लेकर के आया गए ये लोग, और सिलोन सिटीजनशिप एक्ट के माध्यम से इन्होंने 7 लाख तमिल्स को रातों रात बेघर कर दिया, उनकी सिटीजनशिप ले ली। ये 7 लाख तमिल्स जो है वो भारत में आ गए, जिसमें से 4.5 लाख जो तमिल्स हैं भारत में, भारत की सरकार ने उनको नागरिकता दे दी है और 1.5 लाख अभी रेफ्यूजी स्टेटस के ऊपर रह रहे हैं। और उसके बाद आखिरी जो इमिग्रेशन है, जो सबसे बड़ी दिक्कत है भारत के लिए, वो है बांग्लादेश से। ये बांग्लादेश आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये बांग्लादेश से लगातार इलीगल इमिग्रेशन होते हैं। एक यूट्यूबर की मैंने आपको बात बताई कि नहीं, आई डोंट नो, एक यूट्यूबर है, उसने बाकायदे यूट्यूब पर इस वीडियो को डाला था कि कैसे इंडिया से बांग्लादेश आप इलीगली जा सकते हो, और बड़े आराम से उसने कैमरे पर रिकॉर्ड करके बताया कि टनल के अंदर से देखो निकल रहे हैं और टनल के अंदर से हम कैसे इंडिया में पहुंच जा रहे हैं। अब देखो क्या है कि बांग्लादेश की वजह से बहुत सारे स्टेट्स में समस्या रही। जैसे बांग्लादेश के जितने नेबरिंग स्टेट्स हैं आप उनको उठा लीजिए। नेबरिंग स्टेट में आपको कौन कौन दिख रहा है? यहाँ असम की बाउंड्री जो है वो टच हो रही है, मेघालय है, त्रिपुरा है, ये 3 स्टेट हो गए, और इधर के साइड वेस्ट बंगाल है। ये 4 स्टेट खासा तौर से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहते हैं बांग्लादेश के इलीगल इमिग्रेशन की वजह से। और जो उस यूट्यूबर की मैं बात कर रहा हूँ वो एक्चुअल में जो बॉर्डर क्रॉस कर रहा था वो त्रिपुरा का ही बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, घुस रहा था त्रिपुरा के अंदर। तो इन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, और जो बचे कुचे हमारे इधर नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनको आधा डिस्टर्ब करने के लिए म्यांमार से इलीगल इमिग्रेशन है। तो आप मिज़ोरम में देखिए, मणिपुर में देखिए, नागालैंड में देखिए, जितना इमिग्रेशन है। मणिपुर में तो आज का जो पूरा इशू है, जो अभी न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रहा है, वो पूरा म्यांमार के इलीगल इमिग्रेशन की वजह से हुआ है। ये पूरा इशू आज भी चल रहा है म्यांमार के इलीगल इमिग्रेशन की वजह से, जहाँ पर माइनॉरिटी जो है वो मेजॉरिटी में आ जाती है इमिग्रेशन की वजह से, और मेजॉरिटी माइनॉरिटी में चली जाती है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको भारत सरकार को देखना पड़ेगा। तो ये बांग्लादेश हमारे लिए सबसे ज़्यादा सर का दर्द रहा है। 2 कंट्रीज़ हैं, एक बर्मा मतलब एक म्यांमार और एक बांग्लादेश। इनके इश्यूज़ जो हैं वो आगे चल करके भारत के लिए बहुत ज़्यादा नासूर बनते हैं। अब यहीं से इस पूरे डेटा को देखने के बाद एक्चुअल में हमें अपनी डिस्कशन जो है वो शुरुआत करनी है कि हुआ कैसे, ये सारी चीज़ें चली कैसे। तो देखो हुआ क्या, मैं आपको पूरा एकदम बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूँ। इस कहानी को बहुत बहुत आराम से सुनिएगा। ये कहानी है भी बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ा मज़ा भी आपको आने वाला है इस कहानी में। तो देखो हुआ क्या, असम का इशू जो आप सुनते हो एक्चुअल में शुरू कैसे हुआ, उसकी एक पूरी अपनी कहानी है। ये कहानी शुरू होती है 1826 से, एंग्लो बर्मीज़ वॉर। तो उस टाइम पर असम जो है, जो आज का असम देखते हो वो असम नहीं था। यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ और आपको फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आज का असम जो आप देख रहे हो वैसा असम नहीं था। असम मतलब क्या था, जैसे ये असम है, असम के बगल में नागालैंड का कुछ हिस्सा,
कुछ मणिपुर का हिस्सा, कुछ मिज़ोरम का हिस्सा, एक बड़ा असम हुआ करता था, सिक्किम का कुछ हिस्सा, पूरा सिक्किम तक ये फैला हुआ था, मेघालय का कुछ हिस्सा, ये पूरा मिला करके असम हुआ करता था। और इस असम पर किस डायनेस्टी का राज था? इस असम पर अहोम डायनेस्टी का राज हुआ करता था। और बीच वाला जो असम का ये पार्ट है, ये त्रिपुरा मिज़ोरम वाला, इसके बीच में एक और डायनेस्टी हुआ करती थी, वो कछार डायनेस्टी थी। खैर, अहोम डायनेस्टी जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर रूल करती थी। और अहोम डायनेस्टी का जो युद्ध है वो हुआ इंग्लिश के साथ, और कहते हैं इसको एंग्लो बर्मीज वॉर। एंग्लो बर्मीज वॉर ब्रिटिशर्स जीत गए, और एंग्लो बर्मीज वॉर जीत करके इन्होंने वहाँ पर असम का जो राज्य था उस पर कब्जा कर लिया ब्रिटिशर्स ने। और 1826 में एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ था, जिसके बाद असम के ऊपर इन्होंने कब्जा किया। और जब कब्जा किया तो असम का मौसम जो है ज़बरदस्त, आज भी आप जाइए घूमने तो खूब बढ़िया मौसम आपको वहाँ पर मिलेगा। तो इनको लगा कि भाई टी प्लांटेशन, यहाँ पर बहुत अच्छे कंडीशंस हैं टी प्लांटेशन के लिए। और उसके बाद आपको पूरी कहानी पता है कि वहाँ पर टी प्लांटेशन, टी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर लगाई गई, टी प्लांटेशन वहाँ पर शुरू किया गया। और इसके बाद टी प्लांटेशन जो शुरू किया गया, इसके बाद लगातार जो वहाँ पर टी, चाय के जो बागान होते थे उसमें काम करने के लिए लोगों को असम लेकर के जाया गया। और खुद ब्रिटिशर्स ने खूब माइग्रेशन यहाँ पर किया है। अब देखो क्या होता है ना कि जब भारत की सरकार आती है आज़ादी के बाद, पंडित नेहरू जो हैं वो जब आए तो उनको ये बात पता थी, ये पूरा असम का इशू उनको पूरा बहुत अच्छे से समझ आता था। क्योंकि 1931 का जो सेंसस था, उसमें जो सेंसस किया गया था खुद उनके ऑफिसर्स ने किया था, जिसने सेंसस किया था, जिसकी डेटा, जिसने रिपोर्ट बनाई थी इसकी, उसने खुद, ब्रिटिश ऑफिसर ने ये बात कही थी कि असम इज़ अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। इतना ज़्यादा माइग्रेशन हमने इतने सालों में कर दिया है असम के अंदर, पिछले 100 सालों में, कि वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसा है और कभी भी फट सकता है। क्योंकि असम का जो लोग हैं, जो नॉर्मल असम के मूल निवासी हैं, उनके अपने कल्चर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब उनका अपना कल्चर ख़त्म होते चला जा रहा है। और जो लोग हैं दूसरी तरफ, जो लोग माइग्रेट करके वहाँ पर गए, उनके बहुत बड़े घेटोइजेशन हुआ है, उनका वो घेटोज़ में रहते हैं और वो मेजॉरिटी में आ चुके हैं। और अब वो वहाँ की डेमोग्राफी को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। वहाँ पर जो पूरा पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है, डेमोग्राफिक पैटर्न चेंज हो रहा है, वोटिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें बहुत बड़ी मात्रा में असम के अंदर चेंज हो रही हैं। और ये पूरे, मतलब एक असम एक पूरा टिकिंग टाइम बॉम्ब है, कभी भी फट सकता है ये। इस बात को पंडित नेहरू से अच्छा कोई नहीं समझता था। पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उस रिपोर्ट को बहुत अच्छे से समझ रहे थे, तो उनको कुछ करना था असम के लिए। वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे थे कि असम में अगर कोई दिक्कत हुई तो पूरे भारत में वो दिक्कत होगी और फिर हमें बहुत कुछ सहना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही सरकार आई, जैसे ही सरकार बनी, अभी इलेक्शन नहीं हुए थे, जब वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे, तभी उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसको इमिग्रेंट एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट 1950 कहते हैं। मैं आपको और बता दूं एक बात, कि जो आज लोग इस डिबेट को कर रहे हैं, जो आज लोग इस गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि एनआरसी लेके आ रहे हैं, बहुत गलत, कांग्रेस के लोग, उनको एक बात ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने एनआरसी कराया था वो पंडित नेहरू थे। दूसरे व्यक्ति जिन्होंने एनआरसी कराया था वो भी कांग्रेस से आते थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। और जो लोग एक्चुअल में चाहते थे कि ये सही में जो इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है उसको एक्सपेल, इन सब लोगों को हटाया जाए भारत से, वो भी पंडित नेहरू थे पहले। वो एक्ट लेकर के आए, इमिग्रेंट एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट 1950, खुद ही एक्ट में ही एक्सपल्शन लिखा हुआ है। और इस पूरे एक्ट से उन्होंने 1950 में कह दिया कि भाई हम तो करेंगे एक्सपल्शन, मतलब हमारा तो पूरा एजेंडा है एक्सपल्शन का। हम तो जो भी इलीगल इमिग्रेंट आए हैं उसको भारत से हटाने वाले हैं, उसको भारत से भगाने वाले हैं। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद, और ये एक्ट लागू क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स, एक बहुत बड़ा कारण है। हुआ क्या, ये एक्ट अभी आया ही था और असम में जितने भी ये लीगल इमिग्रेंट आए थे, जिनको बांग्लादेश से लेकर के आया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, जिनको ब्रिटिशर्स पाकिस्तान से लेकर आए थे, मतलब डिफरेंट श्रीलंका, डिफरेंट कंट्रीज से लेकर के आए थे, उनको हटाया जा रहा था। और ये मुस्लिम्स थे, बाय एंड लार्ज मुस्लिम्स थे, तो इसीलिए क्लैश जो है वहाँ पर रिलीजियस क्लैश होना शुरू हुआ। और उसके बाद पंडित नेहरू ये अभी लागू करने ही वाले थे इस एक्ट को, तब तक नेहरू लियाकत पैक्ट हो गया। अब ये बात ध्यान रखना, इस नेहरू लियाकत पैक्ट से क्या हुआ कि जो दंगा हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में 48 में, उस टाइम पर बहुत लोग भारत से पाकिस्तान से भारत आ गए थे और भारत से कुछ लोग पाकिस्तान गए थे अपनी सारी संपत्ति छोड़ करके। नेहरू लियाकत पैक्ट 1950 में हुआ
और इसमें कहा गया है कि भाई इतना जो हमारा ये पास्ट है इसको मिटाना चाहिए और हमें एक अच्छे संबंध बनाने चाहिए, और हम अपने लोगों को एक्सेप्ट कर लेंगे, आप अपने लोगों को एक्सेप्ट कर लीजिए, इस तरीके का एक पैक्ट कर दिया गया। अब इस नेहरू लियाकत पैक्ट के बाद ऑलरेडी जो रिश्ते इतने ख़राब थे, अब वहाँ पर हम कैसे बोलें पाकिस्तान से कि इतने बड़ी मात्रा में लोग रह रहे हैं और कैसे उनको बांग्लादेश वापस डिपोर्ट करें। तो इस वजह से नेहरू जी इस एक्ट को लागू ही नहीं कर पाए। लेकिन एक काम उन्होंने यहाँ पर कर लिया था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम था, वो उन्होंने 1951 में एक जो इलेक्टोरल रोल होता है, जब इलेक्शन हुआ तो एक इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर होता है इलेक्शन में, किसी भी इलेक्शन में। इलेक्टोरल रोल मतलब मतदाता सूची, जिसमें एक पूरी लिस्ट होती है, उसमें सब लिखा होता है कि आपके फादर, आप और आप जो भी 18 साल से ऊपर है वो वोट दे सकता है, ये कर सकता है। तो उस मतदाता सूची के माध्यम से उन्होंने असम के अंदर असम के लिए एनआरसी करा लिया, दैट इज़ उन्होंने एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनवा लिया, जिससे उनको आगे कम से कम इस चीज़ का पूरा उनके पास एक डेटा हो कि इस दिन जब 1951 में ये इलेक्शन हुआ था तो उस समय पर असम में कौन कौन भारतीय नागरिक था और कौन कौन भारतीय नागरिक नहीं था। तो जो पहली एनआरसी कंडक्ट हुई भारत में, छुपा करके, एनआरसी कह करके नहीं है, छुपा करके, उसी इलेक्टोरल रोल के बेसिस पर उन्होंने अपनी एक लिस्ट नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन तैयार करा ली थी। तो जो एनआरसी कहते हैं कि ये बीजेपी की सरकार लेकर के आई, वो एक्चुअल में नेहरू जी ला चुके थे और नेहरू जी ने ही पहली एनआरसी कंडक्ट कराई थी। तो उन्होंने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनवा लिया ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको ध्यान में हो। अब उसके बाद आपको पता ही है कि नेहरू जी की एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी और नेहरू जी उस गवर्नमेंट को बड़े स्ट्रांगली चलाते भी थे। 51 से 64 तक नेहरू लियाकत पैक्ट की वजह से नेहरू जी ने उसके बाद असम के ऊपर कोई काम नहीं किया, ना कभी जिक्र किया और ना ही कभी कोई ऐसा इशू आया वहाँ पर। वो संभालते रहे, वो मैनेज करते रहे, कुछ कुछ करके वहाँ पर जो गवर्नमेंट्स थी वो उन्होंने मैनेज किया, क्योंकि केंद्र में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और स्टेट में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो इसलिए बाय एंड लार्ज वो लोग इशू को पहुँचने ही नहीं देते थे वहाँ तक और उसको बीच में ही मैनेज कर लेते थे। 64 के बाद एक्चुअल में यहाँ पर इशू शुरू हुआ है, बट उससे पहले 1952 में मैं आपको लेके जाना चाहूँगा। वहाँ पर ऑलरेडी इशू जो है, जो आज का ईस्ट पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, वो उस समय ईस्ट पाकिस्तान था। वहाँ पर इशू शुरू हो गए जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड इशू थे। पता नहीं पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया। पाकिस्तान में सिंधी लोग थे, सिंध में जो लोग थे वो सिंधी बोलते थे। पाकिस्तान में जो पंजाब के लोग थे वो पंजाबी बोल रहे हैं, कुछ लोग पश्तूनी बोल रहे हैं, है ना। वहाँ पर कहीं भी उर्दू भारत भाषा थी ही नहीं पाकिस्तान के अंदर में। उर्दू भाषा तो भारत की है, उर्दू भाषा मेरठ से आई हुई भाषा है। तो पाकिस्तान ने पता नहीं बेवकूफ़ी क्यों की, लेकिन उन्होंने उर्दू को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया और लैंग्वेज को लेकर के पाकिस्तान में झगड़े आज भी हैं। बलोच लोग का देखो आप, तो वो लैंग्वेज से ही असल में शुरू हुआ है। और उस टाइम पर ये दिक्कत उनको होने लगी, जो ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश वाले लोग हैं उन लोगों को। लैंग्वेज वो बंगाली बोलते थे और पाकिस्तान वाले जो पूरे मुस्लिम्स थे, जो वेस्ट पाकिस्तान वाले मुस्लिम्स थे, वो उनको सेकेंड क्लास मुस्लिम्स की तरह ट्रीट करते थे। तो ना ही लैंग्वेज का पंगा भी था और उसके साथ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी उनकी ज़ीरो थी। मतलब 52 से ही वहाँ पर इश्यूज़ जो है बांग्लादेश के अंदर शुरू हो चुके थे, प्रोटेस्ट होते थे। तो पाकिस्तान की सरकार क्या करती थी कि बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करती थी वहाँ के लोगों को। जब भी वहाँ पर प्रोटेस्ट होते थे तो वहाँ पर अपनी फोर्सेस लगा करके मारना, पीटना, गायब करा देना। जो काम आज वो बलूचिस्तान में कर रहे हैं, समझ लो एकदम वैसा ही काम वो उस समय पर ईस्ट पाकिस्तान के अंदर यानी कि बांग्लादेश के अंदर किया करते थे। तो क्या हुआ कि इसी के बाद 1952 के पीरियड के बाद, मैंने आपको बोला ना 50 तक कोई दिक्कत नहीं थी, 51 तक, 52 के पीरियड के बाद जब बांग्लादेश में इशू शुरू हुआ तो धीरे धीरे जो बांग्लादेशी लोग थे वो भारत में घुसना शुरू हुए। अब जाहिर सी बात है, जब प्रताड़ित वहाँ पर किया जाएगा तो वो घुसेंगे कहीं पर शरण के लिए, तो वो भारत में आना शुरू किए बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में, अच्छे राइट्स की तलाश में। पाकिस्तान में बुरा हालत था उनका, तो उनको यहाँ पर राइट्स भी मिल रहे हैं, बंगाली लोग मिल रहे हैं। तो वेस्ट बंगाल और आसपास के ज़िले जो है, जो मैंने आपको दिखाया, आसपास के स्टेट जो हैं वो इसीलिए बहुत डिस्टर्ब रहे बांग्लादेश के इमिग्रेशन की वजह से, इलीगल इमिग्रेशन की वजह से। उसका असर असम पर सबसे ज़्यादा पड़ा। वेस्ट बंगाल में तो इवन आज भी उसका असर देखा जाता है। जो भी नॉर्थ दिनाजपुर टाइप के जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं खूब डिस्टर्ब रहते हैं वो इलीगल इमिग्रेशन की वजह से। तो 52 के बाद ही इमिग्रेशन शुरू होगा और इसीलिए लड़ाई भी है, अभी आपको समझाऊंगा। तो आप 52 की ये डेट याद रखिएगा कि 52 से इमिग्रेशन एक्चुअल में शुरू हो गया है और उसके बाद कुछ नहीं किया गया इस पूरे केस में, इस इलीगल इमिग्रेशन को लेकर के। फाइनली 1964 में जा कर के आपको पता है कि पंडित नेहरू की डेथ हो जाती है।
कहते हैं कि इंडो चाइना वॉर के बाद वो काफ़ी डिप्रेशन में चले गए एंड उनकी डेथ हो गई। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री हमारे पीएम बनते। ही वॉज ऑल्सो वेरी अग्रेसिव अबाउट दी असम इशू, और वो भी बहुत अग्रेसिव थे ये लीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए, क्योंकि असम में काफ़ी कुछ हो रहा था उस टाइम पर। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने डिसीजन लिया कि मैं एक और एनआरसी कंडक्ट कराऊंगा यहाँ पर, और उन्होंने एक और एनआरसी कंडक्ट कराया। बल्कि वो तो एक स्टेप और आगे जा करके उन्होंने कहा कि नेशनल जो सिटीजनशिप है, जो मतलब हमारे भारत के नागरिक हैं, उनको मैं एनआईसी दूंगा, यानी कि आइडेंटिफिकेशन कार्ड दूंगा, नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड दूंगा, ताकि उनको पता लग सके नेशनल कि कौन कौन भारत का सिटीजन है। तो ये एनआईसी कार्ड बनाने की बात उन्होंने बोल दी थी। और उन्होंने एक बहुत मेजर चेंज किया फॉरेनर्स एक्ट 1946 में। देखो बेसिकली क्या था ये फॉरेनर्स एक्ट 1946 जो है, इसमें 3 प्रावधान है कि भाई कोई भी अगर भारत का सिटीजन नहीं है, विदाउट डॉक्यूमेंट आया हुआ इलीगल फॉरेनर है, तो उसको अरेस्ट किया जाएगा, उसको नोटिस सर्व किया जाएगा, और उसके बाद जो अपनी नागरिकता प्रूव करने की बात है, वो नागरिकता कौन प्रूव करेगा? जो पर्सन जिसको पकड़ा गया है वो अपनी नागरिकता प्रूव करेगा। तो ये बहुत ही हार्श एक्ट कहा जाता है फॉरेनर्स एक्ट 1946। मान लो आपको पुलिस ने पकड़ लिया और अब आपको ये प्रूफ करना है कि आप बांग्लादेशी नहीं हो, आपको प्रूफ करना है कि आप भारतीय सिटीजन हो। तो ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, ये जो पर्सन पकड़ा गया है उसके ऊपर होता है इस एक्ट के माध्यम से। तो इसी में के से रिलेटेड जो है, ये एक्ट लाया तो गया था लेकिन इसको कभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया। इसी को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे लाल बहादुर शास्त्री साहब ने 1964 में इससे रिलेटेड रूल्स बना दिए थे कि इसको अब इंप्लीमेंट कर दिया जाए। तो फॉरेनर्स एक्ट 1946 भी उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया और ये तीनों प्रावधान लगा दिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफ़ी तेज़ी से लाल बहादुर शास्त्री जी असम के लिए काम कर रहे थे और सारे इश्यूज असम के वो बड़े अच्छे से रिजॉल्व भी कर देते। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, 65 में फिर से इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ और आपको पता है कि ताशकेंट समझौता यानी ताशकेंट अग्रीमेंट के दौरान उनकी डेथ हो गई लाल बहादुर शास्त्री की। कुछ लोग कहते हैं कि केजीबी ने मरवा दिया और बहुत सारी उसमें अपनी अपनी धारणाएं हैं लोगों की। बट लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ के बाद इंदिरा गांधी जी बनती हैं प्राइम मिनिस्टर। और इंदिरा गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर बनती तो एक बात आपको पता होगी कि आपसी कांग्रेस में मतभेद हो गए। मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, के कामराज उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, वो मोरारजी देसाई को कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना देना चाहते थे। तो इस वजह से उन्होंने इंदिरा गांधी जी को अपना कैंडिडेट चुना। इंदिरा गांधी जी बन गई प्राइम मिनिस्टर और के कामराज को लगता था कि गूंगी गुड़िया बनी रहेगी। इंदिरा गांधी का तो वो मिजाज था नहीं कि वो गूंगी गुड़िया बन करके रहें। वो लगातार उन्होंने अपने तेवर दिखाने शुरू किए और उनको एक बात समझ में आ गई कि इतनी कमज़ोर सरकार से वो काम नहीं कर सकती। कामराज कुछ कह रहे हैं, मोरारजी देसाई खुद कह रहे हैं, हमेशा ये लोग धमकी दे रहे हैं कि भाई अभी निकल जाएंगे सरकार से, अभी समर्थन वापस ले लेंगे, सरकार गिर जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, काम नहीं करने दे रहे हैं, मतलब उनका ये था। तो उन्होंने क्या किया कि 71 में इलेक्शन होने थे 72 के अंदर, और इंटरनेशनली प्रेशर चल ही रहा था। इंटरनेशनली पाकिस्तान के साथ इशू, बांग्लादेश वाला इशू, इंटरनेशनली रशिया के साथ समर्थन, वो सब कुछ अपना इंटरनेशनल पूरा चल ही रहा था, जियोपॉलिटिकल प्रेशर चल ही रहा था। तो उन्होंने कहा इस सबको रिजॉल्व करने के लिए पहले तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मुझे अपने देश में इलेक्शन करा के मुझे अपनी गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो इंदिरा गांधी जी ने वही किया कि 72 में इलेक्शन होने वाले थे, 72 के इलेक्शन को प्रीपोन करा के 71 में उन्होंने इलेक्शन करा लिया और भारी बहुमत से, गरीबी हटाओ हटाओ का नारा वगैरह दे करके भारी बहुमत से वो सरकार में वापस आ गई। और जैसे ही आई वैसे सबसे पहले उन्होंने कहा इस पाकिस्तान को लपेटते हैं पहले, ये ईस्ट पाकिस्तान में जो कुछ कर रहा है उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हमारे यहाँ हो रहा है। तो 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर होता है और 13 दिन में पूरे पाकिस्तान को लपेट दिया, रगड़ दिया। और 13 दिन में रगड़ने के बाद बोला गया कि नमस्कार, बच्चा हुआ है बांग्लादेश नाम से, और बांग्लादेश का फिर वहाँ से जन्म होता है। तो बांग्लादेश के इस जन्म में, जब बांग्लादेश में एक अलग इंडिपेंडेंट नेशन बांग्लादेश को बनाया गया, तो शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश में, जैसे समझ लो अब भारत में महात्मा गांधी काम कर रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, वैसे समझ लो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ शेख मुजीबुर रहमान काम कर रहे थे। और वो वहाँ पर इलेक्शन जीत गए थे, पीएम बनने वाले थे, पाकिस्तान पीएम बना नहीं रहा था उनको, इसी को लेकर के पूरा मामला शुरू हुआ था। तो शेख मुजीबुर रहमान ने वहाँ पर भारत से मदद लेकर के बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाया था। तो वहाँ के जो टॉप लीडर थे वो थे शेख मुजीबुर रहमान, और वही जा कर के बांग्लादेश के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। तो जब ये बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख मुजीबुर रहमान बन गए, तो इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान, एक डेट आप याद रखिएगा, जो डेट है 25 मार्च 1971 की। तो इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान के बीच में एक समझौता हुआ
ये समझौता हुआ कि इस डेट के बाद, ये डेट क्यों मेंशन की गई है, बिकॉज इस दिन ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया था पाकिस्तान ने, और इस ऑपरेशन सर्च लाइट के माध्यम से याया खान था, उसने क्या किया कि बहुत लोगों को मरवाना शुरू किया बांग्लादेश में, बहुत लोगों को कॉलेज में खड़ा करके जो भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे उन सबको गोली मरवा दिया, ऐसे मरवाना शुरू किया। लोग क्या हुआ कि इस डेट के बाद जब उसने ऑपरेशन सर्च लाइट उधर शुरू किया बांग्लादेश के अंदर, बहुत बड़ी मात्रा में लोग जो है भाग करके घुस गए भारत की बाउंड्री के अंदर, इलीगल भारत में खूब इमिग्रेशन हुआ। तो इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान के बीच में समझौता हुआ कि 25 मार्च 1971 की जो डेट है, इसके बाद जो भी बांग्लादेशी भारत में घुसा है उसको शेख मुजीबुर रहमान अपने देश में वापस ले लेंगे बड़े आराम से। अब लेकिन ये इतना आसान तो है नहीं, ये बात हो रही है 20 से 25 लाख लोगों की, ये बात ध्यान रखिएगा कि 20 से 25 लाख लोग भारत में घुसे थे। अब पहली बात है इतने लोग को पकड़े कौन, और दूसरी बात है पकड़े तो फिर इनको क्या सच में वो शेख मुजीबुर रहमान इनको एक्सेप्ट करेंगे? वो एग्रीमेंट में तो कर लिया है, लेकिन ये चीज़ ऑन ग्राउंड करना कितना मुश्किल है। तो ये जो डेट है ये एक कट ऑफ डेट की तरह रखी गई यहाँ पर, और फिर फाइनली इस डेट को लेकर के असम में खूब ज़्यादा गुस्सा शुरू हुआ लोगों का, बहुत गुस्सा शुरू हुआ। मतलब इतना गुस्सा हुआ वहाँ पर कि अब असम मूवमेंट एक तरीके से वहाँ पर शुरू हुआ। देखो क्या था कि असम के लोग चाहते थे, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था कि 1952 के बाद से ही इमिग्रेशन शुरू हो गया है। उन्होंने कहा इमिग्रेशन तो पिछले 200 साल से चल रहा है, 1826 से जब से ब्रिटिशर्स आए हैं तब से वो असम में भरते गए लोगों को। लेकिन चलो हम तो वो भी नहीं मान रहे, हम तो कह रहे हैं कि भाई 1952 जब आपके पास सरकार आई उसके बाद जो इमिग्रेशन हुआ है 52 की आप कट ऑफ डेट रखो, और उसके बाद का जो इमिग्रेशन हुआ है उन सब लोगों को उठा करके असम से बाहर निकालिए। तो असम के लोगों का डिमांड था कि 52 कट ऑफ डेट होनी चाहिए। इंदिरा गांधी ने कट ऑफ डेट अपने हिसाब से 25 मार्च 1971 सेट कर ली थी। अब यही लेकर के दोनों में क्लैश था सरकार और वहाँ के लोगों में, और वही असम मूवमेंट की शुरुआत होती है। असम मूवमेंट की एक्चुअल में शुरुआत थोड़ा सा समझते हैं हुआ कैसे। 1978 में एक विधानसभा सीट थी मंगलाडोई की। मंगलडोई शायद कहते हैं इसको, मंगलाडोई गलत है, मंगलडोई कहते हैं। वहाँ पर बाय इलेक्शन होने थे क्योंकि वहाँ के जो लीडर थे उनकी डेथ हो गई थी। तो लोगों ने सबसे पहले जो प्रोटेस्ट शुरू किया वो 1978 में इस सीट के ऊपर किया कि हम इस पर इलेक्शन ही नहीं होने देंगे जब तक इंदिरा गांधी हमारी डिमांड नहीं मानेंगी, जब तक इंदिरा गांधी हमारी डिमांड नहीं मानती। एक बात ध्यान रखना, एक चीज़ और ध्यान रखना, 1977 में सत्ता में परिवर्तन आ गया है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी, इमरजेंसी लगा करके ऐसी की तैसी कर दी, और उसके बाद जब इलेक्शन हुआ बुरी तरीके से इलेक्शन हारी थी। तो 1977 में पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी और जनता पार्टी की सरकार आई थी। मोरारजी देसाई जो हैं वो पीएम बन गए थे यहाँ पर 1977 में। 2 साल ही रह पाए थे लेकिन पीएम बन गए थे। तो 78 में जो प्रोटेस्ट हो रहा था उस टाइम पर इंदिरा गांधी थी ही नहीं, तो इसीलिए ये प्रोटेस्ट वहाँ पर किया गया कि ये वाली सरकार जो थी मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार है, और इसमें एक धड़ा जनसंघ का था। जो सपोर्ट एक था वो जनसंघ कर रहा था। जनसंघ को भी खूब सीट मिली थी उस इलेक्शन में, और जनसंघ असम के मूवमेंट को लेकर के काफ़ी सेंसिटिव था। उसके पीछे का कारण ये था कि असम में जितना माइग्रेशन हुआ था वो मुस्लिम माइग्रेशन हुआ था। मुस्लिम्स जो है वो बांग्लादेश से आकर के असम में रहे थे, और उस समय पर जनसंघ की राजनीति जो है वो हिंदू लाइन पर राजनीति करते थे। तो उनको इस बात को पता था कि ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के सेंसेस जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। तो इसलिए जनसंघ प्रेशर बना रहा था जनता पार्टी पर कि कुछ करो। तो 1978 में मंगलडोई की सीट को लेकर के खूब झगड़ा हुआ, और बाद में किसी तरीके से सरकार ने लोगों को मंगा लिया। इलेक्शन तो हो गया वहाँ पर, लेकिन इसके बाद जो आसू था यानी कि ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने वहाँ पर एक तरीके से फॉर्मली 1979 में असम मूवमेंट की शुरुआत करी। असम मूवमेंट की शुरुआत में उनके सिंपल से डिमांड थे, उनकी डिमांड थी 3 Ds की, यानी कि सबसे पहले आप डिटेन करिए उन सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को जो असम में आए हैं 52 के बाद। डिटेन करके पहले फिर इनके जो नाम आ गए हैं वोटर कार्ड्स में और जो ये हर साल वोट दे रहे हैं उसको डिलीट करिए, और फिर इनको इनके देश में यानी कि बांग्लादेश और जहाँ से भी आए हैं इनको इनके देश में डिपोर्ट किया जाए। ये 3 डिमांड थी ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन की। ये 3 काम सरकार को करने चाहिए। अब ये डिमांड शुरू हो गई आसू की। तभी तक क्या हुआ, बेचारे मोरारजी देसाई बेचारे अभी 2 ही साल रह पाए थे प्राइम मिनिस्टर। तब तक चौधरी चरण सिंह जो हैं उनको इंदिरा गांधी मना लेती हैं और चौधरी चरण सिंह अपना समर्थन वापस लेते हैं। मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है,
और 1979 में आपको पता होगा कि फिर से इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आ जाती है, और इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जो है उनको ये आसू का ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का प्रोटेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता है। अब ये प्रोटेस्ट ऑलरेडी पूरा शुरू हो चुका था। 79 में क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार बनी चुकी थी, उनको भी पता था आसू वालों को कि ये सुनेंगे नहीं, और इंदिरा गांधी को भी पसंद नहीं था कि ये लोग प्रोटेस्ट करें। तो तभी जब वो बनी थी अपनी वहाँ पर मतलब इंदिरा गांधी जब पीएम बनी, तो क्या हुआ था कि जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो जहाँ पर भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जिन स्टेट्स में 7 स्टेट्स में उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगा के कांग्रेस की गवर्नमेंट गिरा दी थी। ठीक उसी तरीके से इंदिरा गांधी भी थी। तो इंदिरा गांधी भी जब वापस पावर में आई 79 में, तो उन्होंने 11 स्टेट्स में जो जनता पार्टी की सरकार थी उनको गिरा दिया प्रेसिडेंट रूल लगा करके, जिसमें से एक असम भी था। अब असम में इलेक्शन होने थे, लगभग जो इलेक्शन होने थे वो विधानसभा के इलेक्शन होने थे और लोकसभा के भी इलेक्शन होने थे। तो लोकसभा के इलेक्शन टोटल यहाँ पर अगर आप देखोगे असम के अंदर, तो ये टोटल लोकसभा की 14 सीट थी। वहाँ पर 14 में से 10 सीट पर खुद ही इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि भाई हम इलेक्शन करवा ही नहीं सकते हैं। जब इंदिरा गांधी वाला वो 79 वाला इलेक्शन हो रहा था, उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन करा ही नहीं सकते, यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लोग पूरी तरीके से विरोध में हैं। आंसू के पूरे प्रोटेस्ट में जो नॉर्मल लोग हैं वो जुड़ चुके हैं, और वो इस जगह पर इलेक्शन होने नहीं देंगे। तो लगभग बची कुछ 4 सीट थी, उसमें से भी 2 पर कुछ इशू हो गया था, तो 2 सीट पर इलेक्शन हो पाए थे। तो यहाँ पर पंगा यही था कि ये लोकसभा के इलेक्शंस नहीं होने दिए, और इसीलिए इंदिरा गांधी के और नज़र में ये लोग आ गए। इंदिरा गांधी जब, हालांकि इंदिरा गांधी उन्होंने सरकार बनाई, कहीं नहीं होता इलेक्शन, ना हो जाए मेरी बला से हो जाए बाढ़ में, और फिर वो इलेक्शन लड़ती हैं, इलेक्शन जीत के आती हैं खूब मेजोरिटी के साथ। और जब वो जीत के आती है तो यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा देती हैं असम में, और ये प्रेसिडेंट रूल चलता है 3 साल तक। 1980 में उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगाया 3 साल तक, लेकिन उसके ऊपर लिमिट है कि कोई भी प्रेसिडेंट रूल 3 साल से ज़्यादा तो आप कर ही नहीं सकते। पंजाब के केस में बस एक एक्सेप्शन है, बाकी आप 3 साल से ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल लगा ही नहीं सकते। तो 83 में मजबूरी थी इंदिरा गांधी की कि उनको इलेक्शन करवाना था असम के अंदर, और वहाँ पर जो आंसू मूवमेंट वहाँ पर जो आंसू पूरा मूवमेंट चला रहा है, असम मूवमेंट, वो इलेक्शन होने नहीं दे रहा है। लोग जो है पूरे उसके सपोर्ट में आ गए हैं कि नहीं, हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। इंदिरा गांधी इस चीज़ के ऊपर एकदम एडमेंट हो गए कि नहीं, इलेक्शन तो हो करके रहेगा, देखते हैं कौन रोक लेगा। और उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने वहाँ पर फोर्सेस लगा दिए, फोर्सेस लगाई, और विधानसभा की लगभग 126 सीट थी, लोकसभा की जो 12 बची हुई सीट थी वो सीट थी। तो ये सीट थी, इनके ऊपर इलेक्शन होना था। अब यहाँ पर 1983 में वो किसी तरीके से फोर्सेस लगा करके खूब मार पिटाई करके इलेक्शंस करवा देती हैं, और ज़बरदस्ती कहा जाता है कि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनवा दी जाती है 83 के बाद। इससे लोग बहुत निराश थे, बहुत ज़्यादा। आंसू मूवमेंट, जो आंसू पूरा मूवमेंट चला रहा था, असम मूवमेंट, वो लोग काफ़ी ज़्यादा निराश थे इंदिरा गांधी जी के इस पूरे इशू से, जैसे उन्होंने इस मैटर को टैकल किया ज़बरदस्ती इलेक्शन करवा के। एक बार भी सरकार ने बात करने की कोशिश उन लोगों से नहीं करी। और इसी के बाद एक और बड़ी घटना घटती है। 1983 में नेल्ली मैसेकर होता है, और इस नेल्ली मैसेकर, नेल्ली एक गाँव है जहाँ पर ये मैसेकर हुआ। नेल्ली मैसेकर कहते हैं बिगेस्ट एवर मैसेकर था, और लगभग 10,000 लोग इसमें मारे गए थे। जो गवर्नमेंट का डेटा है वो 2,000 का ही है, लेकिन बताया जाता है 10,000 लोग लगभग इस पूरे नेल्ली मैसेकर में मारे गए थे। इसके बाद बाकायदे तिवारी कमीशन भी बनाया गया था इस नेल्ली मैसेकर को रिपोर्ट पढ़ने के लिए। ये गवर्नमेंट का टॉप सीक्रेट रिपोर्ट है तिवारी कमीशन की रिपोर्ट, क्योंकि तिवारी कमीशन का ऐसा मानना था कि अगर ये रिपोर्ट बाहर आ गई तो बहुत ज़्यादा मारकाट मच जाएगी, मतलब बहुत बड़ी इश्यूज़ हो जाएंगे पूरे इस एरिया में। तो इस वजह से इस तिवारी कमीशन ने ये रिपोर्ट दे करके, और इसको फिर गवर्नमेंट ने पब्लिश ही नहीं किया इस रिपोर्ट को। ये टॉप सीक्रेट रिपोर्ट है आज भी। तो नेल्ली मैसेकर हुआ, और फाइनली इश्यूज़ तो थे ही, इंदिरा गांधी को समझना चाहिए था उसी टाइम पर। तो फाइनली इंदिरा गांधी ने असम के लोगों की कुछ खुश हो जाएं, वो क्या करती हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1983 लेकर के आती हैं। और इस एक्ट से वो बल्कि और नाराज़ कर देती हैं असम के लोगों को। उन्होंने इस एक्ट से क्या किया, सबसे पहला काम उन्होंने किया कि जो मैंने आपको बताया था ना, फॉरेनर्स एक्ट से जो बर्डन ऑफ प्रूफ था, वो बर्डन ऑफ प्रूफ एक्चुअल में जो इंसान पकड़ा गया है उसको बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा। इन्होंने क्या किया कि वो बर्डन ऑफ प्रूफ स्टेट के ऊपर डाल दिया कि भाई सरकार ये प्रूफ करेगी कि कोई इलीगल फॉरेनर है कि नहीं है, कोई इलीगल इमिग्रेशन करके आया है कि नहीं आया, ये सरकार तय करेगी। वो व्यक्ति प्रूफ नहीं करेगा, बल्कि सरकार प्रूफ करेगी। और इसी से बाकायदे उन्होंने क्या किया कि इसकी लिमिट कर दी 3 किलोमीटर की। मैं समझाता हूँ कैसा। जैसे मान लीजिए अब कोई आपका पड़ोसी है, और आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है ये इलीगल इमिग्रेशन करके आया है, ये असम का व्यक्ति नहीं है,
तो आप इसके खिलाफ जाते कंप्लेन कर सकते थे और कंप्लेन करके फिर पुलिस उसको ले जाएगी, फिर वो अपना सब चीज़ें वहाँ पर सारी कानूनी कार्रवाई होगी। अब यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि नहीं, सिर्फ 3 किलोमीटर तक ही आप कंप्लेन कर सकते हो। अब मान लो कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर मैंने कंप्लेन की, अब जब तक मैं थाने गया कंप्लेंट लिखा के आया, तब तक पता चला उसकी कम्युनिटी पूरी रहती है वहाँ पर, उसी कम्युनिटी ने उसको कहीं और शिफ्ट कर दिया है, एकदम इनके घेटोस बने हुए थे, तो वो 3 किलोमीटर की रेंज के बाहर चला गया, मेरी कंप्लेंट ही रद्द हो गई। तो ये काम और उन्होंने कर दिया। अब इससे असम के लोग और गुस्सा हो गए कि इंदिरा गांधी इस इशू को रिजॉल्व करना चाह रही हैं या वो इशू को और ज़्यादा बढ़ाना चाह रही हैं। और सोने पे सुहागा, उन्होंने जो शेख मुजीबुर रहमान के साथ समझौता किया था, उसमें जो कट ऑफ डेट थी, उस कट ऑफ डेट को और मेंशन कर दिया कि 25 मार्च 1971 के बाद के जो लोग हैं उनको मैं डिपोर्ट कर दूंगी यहाँ से, भारत से, लेकिन उससे पहले जो लोग आए हुए हैं वो आराम से भारत में रह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और बल्कि उन्होंने कह दिया कि उनके डॉक्यूमेंट्स भी बना दो, इनको मतदाता सूची में भी एंटर कर दो और इनको भारत का नागरिक ही मान लो एक तरीके से। जब ये सारे कुछ इंदिरा गांधी ने कर दिया ये सारा इशू, तो उसके बाद आपको पता ही है कि प्रोटेस्ट जो है वो आंसू मूवमेंट जो है और तगड़ा चलने लगा असम में, और पूरा इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गए। वहाँ पर 2 इशूज़ थे जिसमें पूरी तरीके से इंदिरा गांधी उलझ गई थी इस टाइम तक। एक पंजाब का इशू था और एक असम का इशू था। ये दोनों इशूज़ आपको पता है। पंजाब में सेपरेटिज्म अपनी चरम पर पहुंच गया था इस पूरे पीरियड के दौरान, और आपको पता है कि वहाँ पर खालिस्तान मूवमेंट जो है वो शुरू हो गया था जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले के अंडर। और जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले ने एक पूरी अपनी फ़ौज बना करके अकाल तख्त के ऊपर कब्ज़ा कर लिया था। उसमें ज्ञानी जैल सिंह का नाम आता है, दरबारा सिंह जो वहाँ के वो थे सीएम थे, उनका नाम आता है। बहुत सारा इशूज़ जो है वो उसमें खालिस्तान मूवमेंट के फॉर्म में पंजाब के अंदर चल रहा था, जहाँ इंदिरा गांधी बुरी तरीके से उलझ गई थी। मिस कैलकुलेशन हो गया था उनसे। संजय गांधी का भी नाम आता है कि उन्होंने खड़ा किया था जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले को, और पूरा वो लड़ाई जो है वो आपको पता है। पंजाब का इशू कभी और डिस्कस करेंगे, उस पर नहीं जाते हैं। तो 84 में एक ये इशू था, और दूसरा इशू था असम का, जो असम मूवमेंट था वो एक इशू बन करके सामने आ गया था, जिसमें इंदिरा गांधी पूरी तरीके से उलझ गई। अभी इंदिरा गांधी का फोकस थोड़ा सा पंजाब के ऊपर आया, वो इस सेपरेशन को सही करना चाहती है, सेपरेटिज्म को। उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार वहाँ पर लॉन्च किया था, और इस ऑपरेशन ब्लू स्टार से क्या हुआ कि बहुत सारे सिख जो है वो नाराज़ हो जाते हैं। और इसी पीरियड के बाद 1984 में ही आपको पता है कि इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो जाता है। अब जब ये असैसिनेशन होता है, उसके बाद उनके बेटे राजीव गांधी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड व्हेन राजीव गांधी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 2 इशूज़ थे उनके पास पीएम बनने से पहले ही, एक पंजाब का और एक असम का। राजीव गांधी इलेक्शन लड़ते हैं और बहुत बड़ी वोटों से, मतलब सहानुभूति की लहर थी, खूब बड़े मार्जिन से वो वोट जीतते हैं। मतलब उतना कहते हैं कि उतना समर्थन किसी को आज तक नहीं आया। नरेंद्र मोदी जी की भी उतनी सीट कभी नहीं आई। तो लगभग 413 सीटें राजीव गांधी इसमें जीतते हैं। और बनते ही, जैसे ही वो 1984 में बनते हैं पीएम, ठीक वैसे ही उन्होंने दोनों इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए 2 अकॉर्ड साइन किए। एक राजीव लोंगोवाल समझौता कहते हैं, इसी को हम पंजाब अकॉर्ड कह देते हैं। तो पंजाब अकॉर्ड उन्होंने साइन किया 85 में, और उसी साल उन्होंने असम के इशू को रिजॉल्व करने के लिए एक असम अकॉर्ड साइन किया, जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो ये जो असम अकॉर्ड इन्होंने साइन किया, ये असम अकॉर्ड बेसिकली एक तरीके का 85 में साइन हुआ ट्रिपटाइट एग्रीमेंट था, जिसमें 3 लोग थे। तो एक तो केंद्र सरकार थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट थी, और तीसरी यहाँ पर जो आसू पार्टी थी, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन पार्टी थी, वो यहाँ पर इसका हिस्सा बनी हुई थी। आसू पार्टी के बाद में चल करके कुछ लोग कहते हैं कि आसू पार्टी जो है वो इंटरनल सेटिंग कर ली थी कांग्रेस के साथ, इसलिए ये असम अकॉर्ड हो गया। क्योंकि लोग आज भी इस असम अकॉर्ड से खुश नहीं हैं। बताऊंगा अभी कारण क्यों खुश नहीं हैं। और बाद में आपको पता है कि इस पार्टी के बड़े नेता प्रफुल्ल कुमार महंत जाकर के असम के सीएम भी बनते हैं, बीकू कुमार फूकन, और ये सब लोग थे जो होम मिनिस्टर बनते हैं। और आसू पार्टी के जो टॉप लीडर्स थे, वो उनको तो जो मिलना था पॉलिटिक्स में मिल गया, लेकिन असम के लोगों का कभी भला नहीं हो पाया। कारण था उसका, इसका जो असम अकॉर्ड का क्लॉज 5 था, वो मेंशन करता था कट ऑफ डेट। इन्होंने क्या किया, इसमें कट ऑफ डेट मेंशन की 1 जनवरी 1966, 1 जनवरी 1966, क्योंकि 65 में वॉर हुआ था। उसके बाद भी बहुत लोग भारत में आए थे। तो इन्होंने उस चीज़ को देखते हुए, ना तुम्हारी ना मेरी, क्योंकि आपको पता है इंदिरा गांधी का कट ऑफ डेट था 25 मार्च 1971, इन लोग का कट ऑफ डेट था कि भाई 1952 रखो कट ऑफ डेट आंसू वालों का।
तो उसका बीच का रास्ता निकाला गया कि भाई 1 जनवरी 1966 कट ऑफ डेट मानते हैं, इसके बाद से जो भी असम में आया है उसको असम से बाहर निकाल देंगे, डिपोर्ट कर देंगे। ये बात तय हुई। और दूसरी बात ये थी इसमें कि 1966 से लेकर के 25 मार्च 1971, ये जो बीच का पीरियड है, इस पीरियड के दौरान जितना भी इलीगल इमिग्रेशन हुआ है, उन लोगों को क्या किया जाएगा कि उन लोगों को 10 साल के लिए वोटर लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा, और उसके बाद वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वोटर बन सकते हैं। मतलब सिर्फ वोटर लिस्ट से उनको बाहर निकाला जाएगा, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब बना देंगे। एक तरीके से रेफ्यूजी स्टेटस वाला हिसाब किताब कि बारीक सारी स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हो, सारे डॉक्यूमेंट आपके बन सकते हैं, बैंक अकाउंट खोल सकता है, सब हो सकता है। बस आपको 10 साल के लिए वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा और उसके बाद फिर आप रजिस्टर करके वोटर लिस्ट में भी आ सकते हो। अब इससे असम के लोग गुस्सा हुए कि भाई काम तो वही किया तुमने, क्या फ़ायदा हुआ 10 साल के लिए उनको निकाल करके। 10 साल बाद डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, फिर से वो लोग रहेंगे तो यहीं पर, सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ है उनके पास। हम तो डिमांड करते हैं आप डिपोर्ट करो, लेकिन आपने तो डिपोर्ट ही नहीं किया। आप तो ये कट ऑफ डेट रख के भी धोखा दे रहे हो कि इसके बीच के सारे लोगों को फिर भी आप यहाँ पर भारत में रखने का प्रावधान दे रहे हो। तो बहुत लोगों ने इस असम अकॉर्ड को एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि आसू पार्टी ने उस समय एक्सेप्ट कर लिया, इसके ऊपर साइन हो गया और माना जाता है कि असम मूवमेंट खत्म हो गया। अब इसी क्लॉज 5 को, जो ये असम अकॉर्ड का क्लॉज 5 है, इसको हमने अपने सिटीजनशिप एक्ट 1955 में सेक्शन 6A के माध्यम से इसी को सेम चीज़ सेक्शन 6A में लिख दी कि कहीं फॉर्मली लिखा होना चाहिए। तो सेक्शन 6A जो आप आज देखते हो, जिसको लेकर के इशू थी कि भाई इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करो, वो यही सेक्शन 6A था जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करने की बात ये लोग कह रहे थे। तो उसको हमने सिटीजनशिप एक्ट 1955 में इंक्लूड कर दिया। अब क्या हुआ, ये सब तो पूरा इशू था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से ये सारी चीज़ें किया गया। दूसरा जो इशू था यहाँ पर वो था कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1986। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी जी ने ये भी लेकर के आए और इससे इन्होंने एक नियम चेंज किया। वो नियम ये चेंज किया कि जो जस्ट सोलाई पहले फॉलो करते थे हम, यानी कि कोई अगर भारत की धरती पर सिर्फ पैदा हो गया है, उसके माध्यम से ही उसको नागरिकता मिल जाएगी। इस चीज़ को हमने चेंज कर दिया, जस्ट सैंग्विनिस का प्रिंसिपल अपना लिया कि नहीं, अब आपको डिसेंट यानी कि ब्लड रिलेशन भारत के साथ दिखाना पड़ेगा। और ये चेंज हमने सेक्शन 3 बाय बर्थ में किया, ये 1986 का अमेंडमेंट से। और फिर 2019 का अमेंडमेंट आपको पता ही, इसको हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 कहते हैं। इस 2019 में हमने सारी माइनॉरिटीज़ जो है, दूसरे देश की माइनॉरिटीज़, उनको मेंशन किया है कि अफ़गानिस्तान में, बांग्लादेश में जो भी मुस्लिम बाहुल्य स्टेट्स हैं, उसकी जो माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू सिख, सबको जो है वो भारत में आकर के नागरिकता दी जा सकती है। वो नागरिकता बड़े आराम से ले सकते हैं। मुस्लिम्स को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया और इसी को लेकर के झगड़ा सिटीजनशिप एक्ट 2019 में था कि मुस्लिम्स को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया है। तो ये पूरी आज की डिस्कशन थी सिटीजनशिप के ऊपर और उसके इशूज़ के ऊपर, असम मूवमेंट के ऊपर। आई होप मैं आपको बेटर तरीके से असम मूवमेंट और उसका इशू और सेक्शन 6A और उसके पूरा जो चेंजेस थे वो आपको समझा पाया हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।